का जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है वह सामान्य अध्ययन विषय पर आधारित है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, कार्टेज आर्मेडा काफिला की व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों के द्वारा शुरू लागू की गई थी, और दूसरा, इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना तथा उस पर कर लगाना था। कौन सा सही है? केवल एक, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए गलत है परंतु आर सही, मतलब डी इसका ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि कार्टेज आर्मेला काफिला जो है, ठीक है, यह व्यवस्था फ्रांसीसियों ने नहीं शुरू होकर यह व्यवस्था पुर्तगालियों ने शुरू की थी। इसकी व्यवस्था की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों ने की थी और यह हिंद महासागर में शुरू की थी, इसलिए यह पहला कथन जो है वह असत्य है। इस व्यवस्था के द्वारा बिना परमिट के कोई भी भारतीय या अरबी अरब सागर में नहीं जा सकता था। पुर्तगाली स्वयं को इसीलिए सागर का स्वामी कहते थे, इसीलिए सागर का स्वामी कहते थे। अगला प्रश्न है कि मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन मिल जाता था? ऑप्शन है जमादानी, अबवाब, चौथ या फिर सरदेशमुखी। इसका सही जो आंसर है वो आपका है चौथ। चौथ जो है, ठीक है, और यह विजित राज्यों की कह सकते हैं उपज का 1/4 भाग होती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में सत्य नहीं है? पहला है, इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था और इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और इसने बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अंग्रेजों को सुविधा प्रदान की। जो कौन सा जो है वो सही है? कौन सा है? वो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में सत्य नहीं है, तो इसका सही जो आंसर है वो डी है, क्योंकि अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा जो है वह इसने नहीं बल्कि फर्रुखसियर ने दी थी। फर्रुखसियर ने यह सुविधा अंग्रेजों को दी थी। बाकी जो अन्य कथन है वो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि का संबंध किस एक युद्ध से है? आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आंग्ल नेपाल युद्ध। सुगौली की संधि जो है वो आंग्ल नेपाल युद्ध में हुई थी और आंग्ल नेपाल जो युद्ध है वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था और हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो है वो 1813 से लेकर 1823 तक है और आंग्ल नेपाल युद्ध का कार्यकाल जो है वो 1814 से लेकर 1816 तक रहा है, ठीक है। और इस युद्ध का समापन जो है वो सुगौली की संधि से हुई और जिसका जो सुगौली की संधि जो है वो मार्च 1816 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम आपको लगाना है। प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी सभा और परमहंस मंडली और ब्रह्म समाज। जिसका सही है वो है प्रार्थना समाज की जो स्थापना है, जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना जो है वो 1867 में हुई और इसकी स्थापना जो है बम्बई में हुई थी और इसको स्थापना करने वाले जो थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। अगर तत्वबोधिनी सभा की बात की जाए, इसका गठन जो है 1839 को हुआ था और इसकी स्थापना कलकत्ता में जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना जो है वो 1849 में
1849 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में इसकी भी की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो आपका बी है 4231। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। दूसरा है वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। और तीसरा है आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो कौन सा जो कथन है वो सही है? केवल 1 3, 2 3, 1 2 या फिर 1 2 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है उपरोक्त सभी जो हैं, ये तीनों कथन जो हैं वो आनंद मठ से सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायसरायों में से कौन सा एक साहित्यकार और कवि था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखता था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड एलिग्न द्वितीय। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है वह ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था और यह 1867 से लेकर 1880 तक भारत का वायसराय रहा था। इसी के शासनकाल में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन होम रूल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया हाउस या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है वो 1942 में हुई थी और ये हुई थी जापान में। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। इंडिया यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना जो है वो 1908 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है वो सिएटल में हुई थी। सिएटल में हुई और सिएटल वर्तमान यूएसए में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? बिहार में आदिवासियों का उन्नयन, गुजरात में मंदिर प्रवेश के विरुद्ध आंदोलन चलाना और महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना और पंजाब में किसान आंदोलन चलाना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना। क्योंकि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना था। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के संदर्भ में दिया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर दिल्ली चलो आंदोलन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, असहयोग आंदोलन के द्वारा। असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने 5 सितंबर 1920 को प्रारंभ किया था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अशोक के समय मौर्य काल में 5 प्रांतों की संख्या 5 थी और मस्की के अभिलेख शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा था। तो कौन सा कथन जो है वो कौन सा दोनों सत्य हैं, एक सत्य है, केवल 2 सत्य है या फिर दोनों असत्य हैं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है कि 1 और 2 जो हैं दोनों सत्य हैं। क्योंकि अशोक के समय जो थे वो 5 प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसे कहते हैं पूर्वी प्रांत या फिर कहें प्राची, जिसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी और दूसरा जो था वो कलिंग था और कलिंग की राजधानी जो थी वो तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी और तीसरा प्रांत जो था उसका नाम था अवंती। अवंत की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी और चौथा जो प्रांत था जिसे कहते हैं उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी जो है वो आपकी तक्षशिला थी और एक है दक्षिणापथ की जो राजधानी थी उसका नाम था सुवर्णगिरी। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन है, सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी और सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। तो कौन सा इसमें कोट के आधार पर कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है, परंतु आर गलत है। कि सरस्वती जो है ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी थी और सरस्वती नदी का उल्लेख जो है, ठीक है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में माते तमा या फिर नदी तमा सरस्वती नदी को कहा गया है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख जो है वो सिंधु नदी का हुआ है और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, सरस्वती का जो है वो सर्वाधिक हुआ है, तो इसका मतलब है गंगा का 1 बार हुआ है और यमुना नदी का 3 बार हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सरस्वती का उल्लेख जो है वो 3 से अधिक बार हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक शासक के राजसभा में निवास करते थे? धर्मपाल, विजयसेन, मूलराज प्रथम या मिहिर भोज प्रथम? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, धर्मपाल। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल था। गोपाल ने 750-770 ईस्वी शासन किया। इसी वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोनपुर बिहार की स्थापना की और प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र धर्मपाल की राजसभा में ही निवास करते थे। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था? जजिया, खराज, खुम्स या फिर ज़कात? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, खराज। जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ज़कात जो है वो मुस्लिमों से लिया जाना धार्मिक कर था। खुम्स जो है वो युद्ध में लूटा गया धन है और खराज जो है वो आपका गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्न घटनाओं को पहले के बाद से क्रम में सही क्रम में सजाना है? कि वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और नेहरू रिपोर्ट? तो जो सही क्रम में सजाना है, तो अगर नेहरू रिपोर्ट की हम बात करें तो आई थी नेहरू रिपोर्ट की बात करें अगर नेहरू रिपोर्ट की बात की जाए तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में। अगस्त प्रस्ताव की बात की जाए तो अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 में। अगर क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो ये आया था 1942 में और वेवेल योजना की बात की जाए तो ये आया था 1945 में। तो इसका सही जो क्रम होगा कि सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, फिर अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और वेवेल योजना, इसलिए सी ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? ऑप्शन है विराट पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व या फिर अनुशासन पर्व? इसका सही जो आंसर है वो है आपका भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मुगल कालीन पद और उनके कार्य? ऑप्शन है खुफिया नवीस, वाकिया नवीस, मीर एबर या मुशरिफ? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है मुशरिफ। मुशरिफ जो है गलत है, क्योंकि मुशरिफ जो होता है वो समाचार लेखक नहीं था। मुशरिफ जो था वो उसे कहते थे सहलेखाकार। और जो समाचार लेखक था उसे कहते हैं सवनिह निगार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित करके आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया? इसका सही जो आंसर है ऑप्शन है बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं को पराजित करके आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध हुआ था 17 मई 1540। जबकि चौसा का युद्ध जो है वो जनवरी 1528 में यह
मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था अफगान और बाबर के बीच। और चंदेरी का युद्ध जो है, ठीक है, चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 में हुआ था, 1528 में हुआ था। और यह हुआ था शेर खां और चंदेरी का शेर खां और बाबर के बीच, सॉरी चंदेरी का बाबर और मेदिनी राय के। और चौसा का जो युद्ध हुआ था, चौसा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था शेर खां और हुमायूं के बीच जून 1539 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित था? कौन सा जो एक था वो सूफी विचारधारा से संबंधित था? ऑप्शन है मुरीद, खानका, बासरा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो मुरीद है, मुरीद शिष्य को कहते थे, ठीक है, और खानका जहाँ सूफी निवास करते थे उन्हें खानका कहते थे। और बासरा या बेसरा जो है वो सूफियों के धर्म संघ से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पल्लव शासकों में कौन सा कार्यक्रम के अनुसार पर अंतिम स्थान पर है? परमेश्वरम प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय या महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इसका सही जो आंसर है वो है, क्योंकि वो है आपका नंदी वर्मन सेकंड, मतलब सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्योंकि जो महेंद्र वर्मन प्रथम का जो कार्यकाल है वो है 600 से 630। नरसिंह वर्मन प्रथम का जो कार्यकाल है वो है 630 से 668। और नरसिंह वर्मन का है, और परमेश्वरम का जो कार्यकाल है वो है 670 से 700। और नंदी वर्मन सेकंड का कार्यकाल जो है वो है 731 से लेकर 796। तो इसका सही आंसर जो है वो नंदी वर्मन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फैजी आंदोलन, ताइनी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन या अहमदिया आंदोलन। जिसका सही जो आंसर है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित जो है वो आपका बी ऑप्शन है, तायूनी आंदोलन। तायूनी आंदोलन जो है ये ढाका में चलाया गया था, ठीक है, और यह 1890 में नहीं चला था बल्कि यह 1839 में चलाया गया था। इसलिए 1839 में चलाया गया था, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के किन शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु की आकृतियां मिलती हैं? कनिष्क, हुविस्क, कुजुल कन्फ्यूशस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, हुविस्क के सिक्कों पर मिलती हैं। कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजुल कन्फ्यूशस ने की थी, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, और कुषाण वंश के शासक हुविस्क के सिक्कों पर ही ये आकृतियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? ऑप्शन है दंडपाशिक, महादंडनायक, महाबलधिकृत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दंडपाशिक। दंडपाशिक को पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कहते थे, और महादंडनायक जो है वो न्यायाधीश होता था, और महाबलधिकृत जो है वो सेनापति कहलाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन है पंपास, पार्कलैंड या फिर सेल्वास। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पंपास। पंपास जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। पंपास जो है वो ब्राज़ील में शीतोष्ण घास के मैदान के पाए जाते हैं, ठीक है। पार्कलैंड जो भूमि है तो घास के मैदान है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। सेल्वास जो हैं वो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। लानोस जो है वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं, मतलब लानोस वेनेजुएला में, सेल्वास अमेजन बेसिन में, और पार्कलैंड जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। जबकि पंपास जो हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ठीक है, और यह ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जो शायद एक मिस हुआ है, कि नीचे दिए गए कथन और कारण पर आधारित है कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, यह अपने धुरी पर अधिकतम झुका हुआ है। कूट के आधार पर चयन करना है कि कौन सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ये है
कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि मूल ऑफ मेघ जिन्हें मदर ऑफ द पर्ल क्लाउड्स कहते हैं वो वायुमंडल की किस संरचना में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर वायुमंडल? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, समताप मंडल। समताप मंडल, वायुमंडल में समताप मंडल का जो विस्तार है वो 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और मूलाभ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल ऑफ क्लाउड्स कहते हैं वो समताप मंडल में ही पाया जाता है और इन बादलों को नैक्रियस क्लाउड्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें कि मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में है और टिटिकाका झील बोल्विया और पेरू की सीमा पर है और फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है, तो कौन सा कथन जो है वो इसमें असत्य है? 1, 3, 1, 2, 2 और 3 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है कि इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। मिशिगन झील जो है वो आपके अमेरिका में स्थित है, टिटिकाका झील बोल्विया पेरू की सीमा पर है और फिनलैंड झील को झीलों की वाटिका कहते हैं क्योंकि यह लगभग इस देश में 1,68,000 ऑलमोस्ट झीलें हैं। 1,68,000 झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें झीलों की वाटिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है? वेलिंगटन, कैनबरा, पोर्ट लुइस या फिर ब्राजील? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वेलिंगटन यानी न्यूजीलैंड। व्यापारिक पवनें उपोष्ण और उच्च वायुदाब कटिबंध से विस्तृत निम्न दाब वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवन, ठीक है, इसी को कहते हैं व्यापार। इन्हीं हवाओं को गरजती चालीसा के नाम से कहा जाता है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन गरजती चालीसा के हवाओं के मार्ग में पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कि अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? गहरे महासागर, रेतीले मरुस्थल, प्रवाल सागर या फिर हिमटोपियाँ? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, गहरे महासागर, क्योंकि सूर्य का तत्कालिक परावर्तन हो वो धवलता कहलाता है और धवलता निम्न कारकों से प्रभावित होती है। या तो धरातल की विषमता होगी, यानी कि धरातल जितना ऊंचा नीचा खबर होगा धवलता उतनी ही कम होगी। पथरीला विषम धरातल कुछ किरणें परावर्तित हो पाती हैं अगर धरातल जो है पथरीला होता है। ठीक है, सही जो आंसर है वो आपका ए है। अगला प्रश्न है, जनजातियां और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित है कि सेमांग जनजाति, माओरी जनजाति, बोरो, बंतु, तो इनमें कौन से जो है वो सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित जो है वो आपकी है सी ऑप्शन, बोरो जो है वो ब्राज़ील में है, क्योंकि सेमांग जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड में ना पाई होकर सेमांग जो है वो मलेशिया में पाई जाती है। माओरी की जनजाति जो है वो मलेशिया में ना पाया जाकर न्यूजीलैंड में पाई जाती है और बंतु जो है वो श्रीलंका में ना पाई जाकर अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो इससे सही आंसर जो है वो सी है, सी बंतु बोरो ब्राज़ील में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के राज्य के नीति नेतृत्व के बारे में विचार कीजिए कि संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था और आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दोनों सही है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो ऑप्शन जो सही है कि आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था, तो ये पूर्णतया सही है। सॉरी, दूसरा कथन जो है सत्य कथन नहीं है, तो दूसरा कथन जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है, इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, जबकि पहला कथन जो है वो पूर्णतया सही है, 1937 के संविधान से ही इसे लिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में एक अभिकथन है, दूसरा कारण है कि आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र दूरगामी प्रभाव होते हैं और जो आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर है वो आपका ए है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं जो 352 से लेकर 360 तक वर्णित है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। अगला प्रश्न है, संसद के बजट पारित होने के स्तरों को आमतौर पर सही व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन करना है कि आम बहस, बजट का प्रस्तुतिकरण, अनुदान मांग पर मतदान, वित्त विधेयक पारित होना और विभागीय समिति द्वारा जांच और विनियोग विधेयक का पारित होना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका आएगा सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट का प्रस्तुतिकरण सबसे पहले आएगा, बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर उस पर आम बहस की जाएगी, फिर उसके बाद विभागीय समिति द्वारा जांच की जाएगी, फिर उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान होगा, अनुदान मांगों में विनियोग विधेयक पारित होगा और उसके बाद में वित्त विधेयक पारित हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा बी ऑप्शन 2 1 5 3 6 4, बी ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है? उच्च न्यायालय स्थापना वर्ष, इलाहाबाद, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पटना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1868 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना जो है वो 1866 में हुई थी। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में विचार करिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है और इसका गठन राष्ट्रपति हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं और ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसका सही जो आंसर है, पहला जो सही कथन है वो पूर्णतः सही है, दूसरा कथन जो है गलत है क्योंकि इसका गठन हर चौथे वर्ष नहीं होता है, इसका गठन जो है हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है, इसलिए इसका जो है ए ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, वोहरा समिति का संबंध किससे है? वित्तीय सुधार से, पुलिस सुधार से, राज्यपालों के नियुक्ति से या राजनेताओं अपराधियों के सांठगांठ से? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांठगांठ से। इसका जो वोहरा समिति है इसका गठन किया गया था 1993 में। अगला प्रश्न है, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या है? कि आधार मेरा डाटा को 1 साल से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, आधार मेरा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता, आधार मेरा डेटा को 3 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, कि आधार डाटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जो है निजता के अधिकार के मामले का कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ने 2018 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसी निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा किया जा सकता है? 12, 32, 64 या फिर 96? इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 64, क्योंकि वोटिंग मशीन में 16 बटन होते हैं और किसी पोलिंग स्टेशन पर एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 4 बार प्रयोग होता है। इस प्रकार कुल 16 और मल्टीप्लाई 4 मतलब 64 प्रत्याशियों का ही मतदान इसमें चुनाव संभव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोटॉन का उदाहरण है? घास भूमियाँ, ज्वार नदमुख, नदी तट। तो कूट के आधार पर चयन करना है, केवल 1 3, 1 2, केवल 3 या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है उपरोक्त सभी और डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है? लाइबेरिया, बोल्विया, उरुग्वे या फिर अंगोला? इसका सही जो आंसर है, जिन देशों में समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती हैं उन्हें लैंडलॉक देश कहते हैं और बोल्विया जो है जो एक भू आवेशित देश है, लैंडलॉक देश है,
वो साउथ दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका बी आंसर है। बोल्विया की राजधानी जो है वो लापाज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्मेडक गर्त, सुंडा गर्त, प्यूटोरिको गर्त या यूरेशियन बेसिन। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है, सही सुमेलित जो है वो आपका है ए कर्मेडक गर्त। कर्मेडक गर्त जो है ये प्रशांत महासागर संबंधित नहीं है। कर्मेडक गर्त जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर से संबंधित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची के संबंधित नहीं है? युद्ध और संधि, कृषि सिंचाई और सड़कें, हवाई मार्ग, डाक तार और टेलीफोन, बीमा, बैंक और खाने। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, कृषि सिंचाई और सड़कें जो हैं वो राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष या 6 वर्ष या 60 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, जिसका सही जो आंसर है 6 वर्ष 62 वर्ष। मतलब पहला ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही है, ए ऑप्शन का सही है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यह संविधान के भाग 14 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 7, 6 या फिर 8। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 7। 7 देशों की सीमा जो है वो भारत से लगती है स्थलीय सीमा, जिसमें चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, इनकी स्थलीय सीमा से लगती है। और जबकि मालदीव और श्रीलंका जो है, ठीक है, उनकी समुद्री सीमा भी भारत से लगती है। अगर उनको शामिल कर लेंगे तो कुल 9 देश हो जाएंगे, अदरवाइज 7 देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र या फिर मैकाल। तो इसका सही जो आंसर है, सॉरी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है, बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र या फिर मैकाल। इसका सही जो आंसर है वो आपका है मैकाल पठार, डी ऑप्शन। ठीक है, मैकाल पठार जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अमरकंटक जो है, अमरकंटक जो है यह जो 1065 मीटर ऊंची है, यह इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसी पठार से सोन, नर्मदा और महानदी नदियाँ निकलती हैं। बाकी जो हैं वो सभी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन है ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी। इसका सही जो आंसर है वो आपका सी है, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम मैगाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जबकि गोदावरी नदी जो है वो नासिक जिले से निकलती है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है कि ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित में से इन तरीकों से होता है? नालिका, घाटी, अवनालिका, अवनालिका, नालिका, घाटी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका डी है, पहले नालिका बनेगी, फिर अवनालिका और फिर उसके बाद घाटी बनती है। तो डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक पत्रिका रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? WWF के द्वारा, यूनेप के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या यूएनओ के द्वारा। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो रिपोर्ट का प्रकाशन होता है वह यूनेप के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जिसमें यूएन की एजेंडा 21 की आवश्यकताओं की रिपोर्ट होती है, जिसकी 6 रिपोर्टों का अब तक 2019 तक प्रकाशन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जाति और राज्य से संबंधित है? ओंगे, हलाम, लेप्चा और गद्दी। जिसका सही जो सुमेलित नहीं है वह आपका है गद्दी। गद्दी जो है वो गुजरात से जुड़ी हुई नहीं है, गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दैनिक तापांतर के भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है? पूर्वी तटीय प्रदेश, हिमाचल का बर्फाच्छादित क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, अंडमान द्वीप का समुद्री क्षेत्र।
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। सी ऑप्शन का जो है वो सही है। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न।